क्या बता रहे थे? यूरोप बता रहे थे। आ जाइए, कुछ बताए थे, बताए थे। यूरोप दीजिए तो कॉपी थोड़ा सा। हाँ, बताए हुए हैं, बताइए तो। यूरोप महादेश विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे? यूरोप। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? एल्ब्रुस। सबसे लंबी नदी? बोलगा। कौन नदी? स्कैंडिनेवियन देश की श्रेणी में कितने देश आते? कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क आता है। आगे बताइएगा। मध्यरात्रि के सूर्य का देश? हजारों झीलों की भूमि? क्या यूरोप महादेश में कोई मरुस्थल है? आइबेरियाई प्रायद्वीप में कौन कौन सा देश आता है? पुर्तगाल और बेनलेक्स के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग। बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन आता है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। यूरोप महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग कौन करता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल से। अब आइए यूरोप। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग ये बात जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वह आपको रूस है। और रूस की अगर आप बात करेंगे तो रूस आता है आपको यूरोप महादेश में ही। तो क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है जो यूरोप महादेश में आता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यूरोप महादेश का भी सबसे बड़ा देश कौन है? आपको रूस है। यूरोप महादेश का भी सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। इसकी राजधानी नगर मॉस्को है। जो रूस है इसकी राजधानी नगर जो है आपको मॉस्को है। और रूस की राजधानी नगर जो मॉस्को है यह मोस्कवा नदी के तट पर है। मोस्कवा नदी के तट पर है। और जो मॉस्को है इसे 5 महासागरों का पतन कहा जाता है। 5 सागरों या 5 महासागरों का पतन कहा जाता है। 5 सागरों या 5 महासागरों का पतन कहा जाता है। देखिए, मॉस्को की अगर आप बात करेंगे तो मॉस्को में यहां पर अगर आप पूरा मानचित्र पर आएंगे, समझिएगा, पूरा मानचित्र पर अगर आप आएंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि इधर जो है आपको काला सागर है, फिर आपको कैस्पियन सागर है, इधर आपको बाल्टिक सागर है, फिर रूस में ही लडोगा झील है, फिर आपको श्वेत सागर है। ये तमाम ऐसे सागर या झील है
जो कि आपको लडोगा झील है, लडोगा झील है, समझ गए। तो कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया, फिर आपको लडोगा झील रसिया में है। तो ये सभी ऐसे हैं जिनके जरिए जो आपको कैस्पियन सागर में या काला सागर में या बाल्टिक सागर में या लडोगा झील में जो भी वस्तु का आवागमन होता है उसका अटैचमेंट जो है आपको रूस के मॉस्को शहर से निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। यही वजह है कि रूस के मॉस्को को जो है 5 महासागरों का पतन या 5 सागरों का पतन भी कहा जाता है। रसिया के बाद अगर आप देखेंगे, रसिया के बाद यूरोप महादेश का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, रसिया के बाद यूरोप महादेश का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वह है आपको फ्रांस, वह आपको फ्रांस है। फ्रांस यूरोप महादेश का दूसरा सबसे बड़ा देश है और साथ ही साथ जैसे यूरोप महादेश है तो इसका उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस, पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है आपको फ्रांस है। और फ्रांस में जिस प्रकार की जलवायु है, फ्रांस में जिस प्रकार की भूमि है और जैसी जलवायु है वैसा ही भूभाग, वैसा ही भूमि और वैसा ही जलवायु जो है पूरे यूरोप महादेश में देखने को मिलता है। यही वजह है कि फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। जो फ्रांस है, फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। और फ्रांस के जब आप उत्तर में आएंगे तो यहां पर आपको इंग्लिश सागर मिलेगा। ये जो जलीय भाग है ये आपको इंग्लिश सागर है या इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है। और जो इंग्लिश चैनल है या इंग्लिश सी है यही आपको फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से अलग करता है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से अलग करता है। फिर अगर आप फ्रांस के नीचे आएंगे तो यहां पर आपको भूमध्य सागर मिलेगा। और फ्रांस के जब आप पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको बिस्के की खाड़ी मिलेगा, यहां पर आपको बिस्के की खाड़ी मिलेगा। और फ्रांस इधर आप देख सकते हैं स्पेन के साथ सीमा बना रहा है। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है पिरेनीज पर्वत, उस पर्वत का नाम पिरेनीज पर्वत है। जो पिरेनीज पर्वत है यह आपको फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, जो पिरेनीज पर्वत है यह फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। फिर इधर आप आएंगे तो फ्रांस जर्मनी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर वास्जेस पर्वत है, वास्जेस पर्वत है, वास्जेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। फिर आपको यहाँ पर आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है। और जूरा पर्वत है, यहाँ पर जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। फ्रांस की अगर आप बात करेंगे तो फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल है, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी है और दक्षिण में भूमध्य सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। इसके बाद फ्रांस को स्पेन से अलग पिरेनीज पर्वत करता है, फ्रांस को जर्मनी से अलग वास्जेस पर्वत करता है, फ्रांस को इटली से अलग जो है आपको आल्पस पर्वत करता है और फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। और देखिए फ्रांस की अगर आप बात करेंगे तो यूरोप महादेश में एकमात्र देश फ्रांस है जो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, जो कृषि के क्षेत्र में जो है आपको आत्मनिर्भर है। तो फ्रांस कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। यही वजह है फ्रांस को किसानों का देश या कृषकों का देश भी कहा जाता है, यही वजह है फ्रांस को किसानों का देश या कृषकों का देश कहा जाता है। और यूरोप महादेश की अगर आप बात करेंगे तो यूरोप महादेश में ज्यादा उत्पादन होता है आपको गेहूं का। ऐसे अगर आप बात फ्रांस की करेंगे तो फ्रांस में हर प्रकार के फसल का लगभग उत्पादन हो जाता है, फ्रांस में हर प्रकार के फसल का लगभग उत्पादन होता है। लेकिन फ्रांस में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है आपको गेहूं का होता है। और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन यूरोप महादेश में यूक्रेन करता है, यूक्रेन, यहां पर आपको यूक्रेन है, यूक्रेन नामक देश के द्वारा जो है गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन यूरोप महादेश में किया जाता है। जिस वजह से यूक्रेन को रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता है। जो यूक्रेन है इसे रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ऐसे तो फ्रांस की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। और आप सब लोग फ्रांस की राजधानी नगर से अवगत होंगे। फ्रांस की राजधानी नगर जो है आपको पेरिस है। कौन है? आपको पेरिस।
और पेरिस की अगर आप बात करेंगे तो जो पेरिस है यह सीन नदी के तट पर है। पेरिस जो है सीन नदी के तट पर है। यहां तक कुछ चीजों को लिखिए तो यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश, यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश रूस है। इसकी राजधानी नगर मॉस्को है। इसकी राजधानी नगर मॉस्को है। मॉस्को है। मॉस्को है। मॉस्को है जो मोस्कवा नदी के तट पर जो मोस्कवा नदी के तट पर जो मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। मॉस्को को पांच महासागरों का पतन, मॉस्को को पांच महासागरों का पतन, मॉस्को को पांच महासागरों का पतन कहा जाता है। क्योंकि इसका संबंध कैस्पियन सागर, काला सागर, क्योंकि इसका संबंध कैस्पियन सागर, काला सागर, क्योंकि इसका संबंध कैस्पियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लडोगा झील और श्वेत सागर से है। 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 अब आगे लिखिएगा, रूस के बाद अगला पॉइंट, रूस के बाद यूरोप महादेश का, रूस के बाद यूरोप महादेश का, रूस के बाद यूरोप महादेश का दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस है। फ्रांस है। भूमि और जलवायु, फ्रांस है, फुल स्टॉप। भूमि और जलवायु के कारण, भूमि और जलवायु के कारण फ्रांस को लघु यूरोप, फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप महादेश का एकमात्र देश, यूरोप महादेश का एकमात्र देश फ्रांस है। यूरोप महादेश का एकमात्र देश फ्रांस है। यूरोप महादेश का एकमात्र देश फ्रांस है जो
कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जो कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जिस कारण इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप महादेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यूरोप महादेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन, उसी में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन यूक्रेन करता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन यूक्रेन करता है, जिस कारण यूक्रेन को रोटी की दलिया या विश्व का अन्न भंडार, विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। आगे, फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल, दक्षिण में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी के विषय में बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा गया है। किन दो देशों के बीच में बिस्के की खाड़ी है? उत्तर हो जाता इसका फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो है, ये जो जलीय भाग है, यही आपको बिस्के की खाड़ी है। फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में बिस्के की खाड़ी स्थित है। अब लिखिएगा नीचे से, बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के साथ तट साझा करती है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के साथ सीमा साझा करती है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के साथ सीमा साझा करती है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के साथ सीमा साझा करती है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के साथ सीमा साझा करती है। आगे लिखिएगा, पिरेनीज पर्वत, आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से
पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, कोमा कोमा, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, कोमा, आल्पस पर्वत फ्रांस को इटली से, 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 फ्रांस को इटली से, जूड़ा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड 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 से, वास्जेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी 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 से, और इंग्लिश चैनल फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन 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 से अलग करता है, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए पूरा। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, आल्पस पर्वत फ्रांस को इटली से, जूड़ा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से, वास्जेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से, और इंग्लिश चैनल फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। अब देखिएगा यहां पे देखिए, फ्रांस, फ्रांस की अगर आप बात करेंगे तो जो फ्रांस है यह आपको इटली से अलग होता है आल्पस पर्वत के द्वारा, आल्पस पर्वत के द्वारा। और जो इटली है ना, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जो इटली है, इटली की अगर आप बात करेंगे तो इसे यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत। क्यों कहा जाता है? देखिए, इटली को यूरोप का भारत कई कारणों से कहा जाता है। एक तो पहला रीजन यह है कि जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार से अगर बात इटली की करेंगे तो इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा रीजन यह है कि जैसे भारत में हिमालय जैसे वलित पर्वत हैं, भारत के उत्तर में आइएगा तो हिमालय जैसे वलित पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से जो है आपको इटली में आल्पस जैसे वलित पर्वत देखने को मिलते हैं, आल्पस जैसे वलित पर्वत देखने को मिलते हैं। ये रीजन है, इन कारणों से ही इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। और जैसे भारत में कई सारी नदियां बहती है, इटली में भी कई सारी नदियां बहती है। इटली में बहने वाली एक नदी है, उस नदी का नाम है पो नदी, उस नदी का नाम है पो नदी। और पो नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो पो नदी है इसे इटली की गंगा कहा जाता है। इटली में बहने वाली पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इसके बाद आपको जो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। जो स्विट्जरलैंड है इसे जो है आपको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। और फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, जो कि आपको सीन नदी के तट पर है, जो कि आपको सीन नदी के तट पर है। और जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर है। पेरिस को विश्व के सुंदर नगरों में शामिल किया जाता है, पेरिस को विश्व के सुंदर नगरों में शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ जो फ्रांस है इसे सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। और फ्रांस शैंपेन शराब, समझ गए, शैंपेन शराब जो है अंगूर से बनता है, अंगूर से शैंपेन शराब बनता है। शैंपेन शराब के उत्पादन के लिए भी जो है आपको फ्रांस जाना जाता है। क्लियर है? तो ये सब चीज भी जो है आप याद रखिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए।
लिखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। उसी में फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस फ्रांस विश्व में फ्रांस विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब, फ्रांस विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब शैंपेन शराब के उत्पादन के लिए, शैंपेन शराब के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। शैंपेन शराब के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। शैंपेन शराब के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। आगे लिखिएगा, इटली को यूरोप का भारत, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। क्योंकि इटली भी क्योंकि इटली भी भारत के तरह कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत में हिमालय जैसे वलित पर्वत हैं, जैसे भारत में हिमालय जैसे वलित पर्वत हैं, जैसे भारत में हिमालय जैसे वलित पर्वत हैं, उसी प्रकार इटली में भी आल्प्स जैसे वलित पर्वत हैं।
उसी प्रकार इटली में भी आल्प्स जैसे वलित पर्वत हैं। उसी प्रकार इटली में भी आल्प्स जैसे वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। चलिए अब आगे आइए, समझिए। जेनेवा शहर का नाम आपने सुना है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड का ही एक प्रमुख शहर है। जेनेवा की अगर आप बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड यहां पर है, ये स्विट्जरलैंड है, छोटा सा देश है। जेनेवा शहर जो है आपको स्विट्जरलैंड में ही है। और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और भी बहुत सारे संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो ऐसे करके जब आप बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो ऐसे करके प्रश्न पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा किस देश में स्थित है? तो जेनेवा जो है आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद आप आगे जानिए कि देखिए अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र है। विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र है, अर्थात डेमोक्रेसी है। अंग्रेजी में डेमोक्रेसी है। देखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता को माना जाता है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जो है वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता को माना जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। जैसे अपना देश भारत, अपना देश भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि भारत में हम आम जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि को चुना जाता है वही प्रतिनिधि जो है कानून बनाता है और उसी कानून के तहत हम आम जनता शासित होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है कानून बनाकर आम जनता के ऊपर राज करता है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन अगर आप बात स्विट्जरलैंड की करेंगे तो स्विट्जरलैंड संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपको देखने को मिलता है। तो नीचे से लिखिएगा, संभवतः
संभवतः स्विट्जरलैंड, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, संभवतः स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन, कोमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोमा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, कोमा इसके बाद इत्यादि का मुख्यालय क्या लिखा है जहां तक का मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए इसके बाद अब आगे आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। नॉर्वे है ना जी, नॉर्वे है ना, नॉर्वे के उत्तरी भाग में यहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है स्वेलबार्ड द्वीप। स्वेलबार्ड द्वीप, और जो स्वेलबार्ड द्वीप है यहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार, तो जो अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार है, अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में है। फिर इसके बाद जो है आपको बेनलेक्स के अंतर्गत हम आपको बताए थे 3 देश आता है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग। इसमें बेल्जियम में एक शहर है, उस शहर का नाम है एंटवर्प। बेल्जियम है, बेल्जियम में एक शहर है एंटवर्प। बेल्जियम में जो शहर एंटवर्प है, यहां पर विश्व का हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। विश्व का हीरा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो है बेल्जियम के एंटवर्प नामक शहर में स्थित है। तो नीचे से लिखिएगा,
लिखिएगा। बेल्जियम के एंटवर्प में, नीचे से लिखिएगा, बेल्जियम के एंटवर्प में, बेल्जियम के एंटवर्प में, बेल्जियम के एंटवर्प में, बेल्जियम के एंटवर्प में, बोर्ड पे लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा बेल्जियम के एंटवर्प में विश्व का सबसे बड़ा हीरे का व्यापारिक केंद्र है। 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 नेक्स्ट, नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में, नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय 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 देखिए यहां पर है स्वेलबार्ड द्वीप, यहां पर है अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाए गए हैं। अब देखिएगा, एक बात हम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो, पता नहीं अब आपको याद है या नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। 3 महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। एक है आपको विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा है। एक है आपको कर्क रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा है। ऊपर वाला कर्क रेखा है, नीचे वाला विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा से नीचे आइएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं। तो सॉरी मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा कहते हैं। तो आप देखिए, यह है यूरोप महादेश, समझ गए? यह है आपको यूरोप महादेश। यूरोप महादेश। तो बताइए, ना यूरोप महादेश से कर्क रेखा गुजरती है, ना विषुवत रेखा गुजरती है, और ना ही मकर रेखा गुजरती है। तीनों में से कोई काल्पनिक रेखा यूरोप महादेश से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है। लेकिन आप देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा आप। उत्तरी अमेरिका महादेश से कर्क रेखा गुजर रही है। दक्षिणी अमेरिका महादेश से विषुवत मकर दोनों गुजर रही है। अफ्रीका से तीनों गुजर रही है। एशिया महादेश से कर्क और विषुवत दोनों गुजर रही है। ऑस्ट्रेलिया से मकर गुजर रही है। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिएगा, तो यूरोप महादेश और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जब आप आएंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महादेश, यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश, ये दोनों ऐसे महादेश है जिससे होकर ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर, तीनों में से कोई भी काल्पनिक रेखा नहीं गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस बार भी जो बिहार पुलिस का परीक्षा कैंसिल हुआ है, पता नहीं यह परीक्षा होगा भी कि नहीं होगा, कहना मुश्किल है, समझ गए? तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर तीनों गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका महादेश। तो यहां पे आप गौर करेंगे, जो यूरोप महादेश है, इससे कोई भी, तीनों में से कोई भी महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा नहीं गुजरती। तीनों में से कोई भी महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा नहीं गुजरती है। और सिर्फ यूरोप महादेश ही नहीं, यूरोप महादेश के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महादेश है, इससे भी होकर ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर कोई भी नहीं गुजरती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महादेश से होकर गुजरती है और यूरोप महादेश के 3 देश से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से, फ्रांस से और स्पेन से। यूनाइटेड किंगडम ये हो गया, फ्रांस ये हो गया, स्पेन ये हो गया, तीनों देश से होकर गुजरती है। इसके बाद भूमध्य सागर में होती हुई अफ्रीका महादेश में प्रवेश करती है और फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो होते हुए अटलांटिक महासागर में होते हुए और यह अंटार्कटिका महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर भी गुजरती है, अंटार्कटिका महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, गौर से आप थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे प्राइम मेरिडियन या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, यह यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका तीनों से होकर गुजरती है। और दूसरी बात यह है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यूरोप महादेश के 3 देश ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस से होकर गुजरती है। और अगली बात यह है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह यूरोप और अंटार्कटिका दोनों से होकर गुजरती है। यूरोप और अंटार्कटिका दोनों से होकर कर्क, विषुवत और मकर नहीं गुजरती है, लेकिन यूरोप और अंटार्कटिका महादेश दोनों से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हुए जो है आपको जलधारा के विषय में हम बताए होंगे, हो सकता है, या हो सकता है नहीं भी बताए होंगे। बताए हैं, ठीक है, बताए हैं, अच्छी बात है। अगर बताए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिएगा, अटलांटिक महासागर में कई सारी जलधाराएं चलती है। उसमें एक है आपको गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो अगर हम बताए हैं तो आप हमको यह बात बताइए कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है या ठंडी है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है या ठंडी? अरे गर्म जलधारा है महाराज, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है। और इस जलधारा के कारण ही यूरोप में थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास होता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जो है यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। और हम आपको तुर्की के विषय में भी बताए हैं, तुर्की के विषय में हम आपको यह बात बताए हैं कि तुर्की का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महादेश में है। इसका 98% विस्तार एशिया में है और 2% जो है यूरोप में है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तो ये सब बात भी आप याद रखिएगा, नीचे सब नोट डाउन कीजिए। लिखिएगा, विषुवत रेखा कोमा विषुवत रेखा कोमा कर्क रेखा और मकर रेखा। तीनों में से कोई भी महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा यूरोप महादेश से होकर नहीं गुजरती है। नीचे से लिखिएगा,
0 डिग्री देशांतर रेखा जिससे 1 मिनट, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसके आधार पर विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है यह रेखा यूरोप महादेश से होकर गुजरती है। नीचे से 0 डिग्री देशांतर रेखा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महादेश के 3 देश जीरो डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महादेश के 3 देश यूरोप महादेश के 3 देश से होकर गुजरती है। जो निम्न है। 1 नंबर में ग्रेट ब्रिटेन, 2 नंबर में फ्रांस, 3 नंबर में स्पेन। 1 नंबर में ग्रेट ब्रिटेन, 2 नंबर में फ्रांस, 3 नंबर में स्पेन। नीचे से लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है।
लिख लिए? चलिए, जितना समझा है लिखा है उसको पढ़िए तो। दीजिए। आइए तो बताइए, मास्को कौन नदी के तट पर है? मास्को कौन नदी के तट? 5 महासागरों का पतन किसको कहा जाता? मास्को को 5 महासागरों का पतन किसको कहा जाता है? 5 महासागरों का पतन। अच्छा, मास्को का संबंध कौन कौन सागर और झील से है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लडोगा झील और श्वेत सागर। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लडोगा झील और श्वेत सागर। रूस के बाद यूरोप महादेश का दूसरा सबसे बड़ा देश। लघु यूरोप किसे कहा जाता? लघु यूरोप। यूरोप महादेश का एकमात्र देश जो कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर है कौन है? किसानों का देश किसे कहा जाता? किसानों का देश। रोटी की डलिया, रोटी की डलिया। विश्व का अन्न भंडार, विश्व का अन्न भंडार। चलिए एक बात बताए, बिस्के की खाड़ी कौन 2 देश के साथ सीमा साझा कर? फ्रांस और फ्रांस को स्पेन से अलग कौन करता है? पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत। फ्रांस को स्पेन से अलग कौन करता? फ्रांस को स्पेन से अलग, फ्रांस को इटली से अलग। आल्पस पर्वत, फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग, फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग। फ्रांस को जर्मनी से अलग, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग। इंग्लिश चैनल, एक बार फिर से, फ्रांस को स्पेन से अलग। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एसआई और बीपीएससी दोनों का पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रांस को स्पेन से अलग कौन करता है? फ्रांस को इटली से अलग कौन करता? इटली से अलग। फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग, फ्रांस को वास्जेस से अलग, सॉरी, फ्रांस को जर्मनी से अलग, फ्रांस को जर्मनी से अलग, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग,
फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन नदी के तट पर? पेरिस कौन नदी के तट? पेरिस कौन नदी के तट? फैशन नगरी किसे कहा जाता? पेरिस। पेरिस फैशन नगरी। फैशन नगरी। सुरा और सुंदरियों का देश। सुरा और सुंदरियों का देश। विश्व में सर्वाधिक शैंपेन का उत्पादन कौन देश का? विश्व में सर्वाधिक शैंपेन का उत्पादन कौन देश? यूरोप का भारत। यूरोप का भारत। इटली की गंगा पो नदी। इटली की गंगा। इटली की गंगा। इटली की गंगा। यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान। जेनेवा कौन देश में है? जेनेवा। विश्व का सबसे बड़ा हीरे का व्यापारिक केंद्र कहां है? बेल्जियम के एंटवर्प। बेल्जियम के एंटवर्प। विश्व का सबसे बड़ा हीरे का व्यापारिक केंद्र कहां है? कहां है? बेल्जियम के एंटवर्प। अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार कहां बनाएगा? नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में। अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार कहां बनाए गए हैं? क्या यूरोप से होकर, यूरोप महादेश से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा गुजरती है? नहीं ना गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, हाँ या ना? 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप के कितना देश से होकर? कितना देश? कौन कौन? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महादेश के कितने देश से होकर? कौन कौन? यूरोप का गर्म कम्बल किसे कहा जाता? यूरोप का गर्म कम्बल। यूरोप का गर्म कम्बल। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज। क्लियर है? यूरोप लगभग खत्म है, थोड़ा बहुत और बताना है, ठीक है? इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों को।